दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीस बाय तरुण पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फुल लेंथ टेस्ट लगाने वाले हैं। एक फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे और उसके पहले स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के संदर्भ में मूल संरचना सिद्धांत किससे संबंधित है। तो बता बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइम आया था। तो सबसे पहले हो जाएगा कि हमारा जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, मतलब जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू के ही तहत तो ये सब चीज़ें आई थी। तो ये तो जुडिशरी का पावर है। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जुडिशरी का एक जुडिशरी की एक वो है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। केशवानंद भारती केस का जो मामला हुआ था उसी में ही उसकी निकल के बुनियादी संरचना इसी टाइम हुई थी जो केशवानंद भारती का केस आया था। और उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रतिबंध है, बिल्कुल ये भी बैन ऑन दिस है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संविधान की दूसरी और तीसरी अनुसूची में शामिल है। तो दूसरा और तीसरी अनुसूची मतलब सेकंड और थर्ड शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें मेन ये है कि सबसे पहले देख लेते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मतलब जो भी जजेस हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब महालेखक वाले, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस वाले में। तो इसमें हो जाएगा, देखो प्राइम मिनिस्टर पीएमओस के तो नहीं होते सेकंड और थर्ड शेड्यूल में। जो भी वो लेना होता है इन्वॉल्वमेंट जो होते हैं, पैसे लेना, सैलरी लेना और शपथ लेने की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 तीन, उसका बी आंसर हो जाएगा सही। भारत में संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संवाद मतलब फेडरलिज्म के बारे में बोल रहा है। तो भारत का संविधान संघवाद को केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सरकार के अस्तित्व के रूप में परिभाषित करता है। तो ऐसा कहीं फेडरलिज्म का डेफिनेशन नहीं, एक मिनट, फेडरलिज्म का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए संवाद आवश्यक है, ठीक है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची राज्य सरकारों को अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ पहला वाला देखो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ है हमें भी पता है, क्योंकि वो कोई भी डेफिनेशन तो नहीं बोलता ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ और सिर्फ केवल दो सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य और सरकार की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्य और सरकार की अवधारणा के बारे में मतलब गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में। राज्य एक राजनीतिक संस्था को संदर्भ करता है, बिल्कुल, जो एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि सरकार व्यक्तियों के एक समूह को संदर्भ करती है जो निर्णय लेती है और लागू करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, सरकार अपना अधिकार मुख्य रूप से संविधान के से प्राप्त करती है, ठीक है। जबकि राज्य अपना अधिकार मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से प्राप्त करता है। अच्छा, सबसे पहले मेन चीज़ बोल रहा है कि हमारे पास डेफिनेशन क्या होना चाहिए, मतलब कोई भी स्टेट जो है, राज्य है, उसका डेफिनेशन। ऐसा नहीं कि स्टेट छोटा वाला स्टेट राज्य बोल रहा है, पूरा एक स्टेट बोलाते हो, है ना, मतलब एक कंट्री को स्टेट कहते हैं। तो स्टेट में सबसे बड़े CGST होती है, जैसे ट्रिक है। एक तो आपके पास जो भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन में एक मतलब रूल होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट होनी चाहिए और सॉवरनिटी होनी चाहिए जो संप्रभुता का वो हो, और टेरिटरी होनी चाहिए, मतलब नॉट ये सी से वो नहीं होगा, सिटीजन्स मतलब लोग। जैसे आपके पास एक जगह है और जगह आपकी है, आपकी जगह उसमें लोग हैं, कुछ एक तरह के लोग हैं और वो आपकी जगह है, आपका कंट्रोल है, संप्रभुता इसे कहते हैं। टेरिटरी भी हो गई, गवर्नमेंट कोई सरकार चला रही है। तो सरकार जो चला रही है ना वो चेंज हो सकती है, कभी बीजेपी होगी, कभी कांग्रेस होगी। तो वही बोल रहा है कि जो निर्णय लेते हैं, तो जबकि सरकार व्यक्तियों के समूह को संदर्भ करती है, जबकि राज्य अलग है ना, तो सिर्फ और सिर्फ पहला हो जाएगा। दूसरा वाला गलत है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अपना मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सदस्य से प्राप्त नहीं करता है। सरकार सॉवरेन बॉडी, ऊपर बोला तो सरकार अपना अधिकार मुख्य रूप से संविधान से प्राप्त करती है, जबकि राज्य जो है वो इससे प्राप्त करता है, नहीं, गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाता, पर जबकि बोला कि संयुक्त राष्ट्र, हम यूनाइटेड नेशन से थोड़ी संप्रभुता प्राप्त किए थे। जब हम कॉमनवेल्थ में साइन भी किए थे, तभी भी हमने बोला था कि इससे हमारी सॉवरनिटी पे असर नहीं पड़ेगा। तो असर नहीं पड़ेगा तो फोर्थ का हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता है। अच्छा, तुम्हें भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जरूरी है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है। तीसरा बोल रहा है संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और उससे संयुक्त बैठक के प्रावधान नहीं है। अब देखो
सबसे मेन चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता है। क्यों भाई? जब वो जो बिल है 24th अमेंडमेंट आया था, उसमें बोला गया था जब भी ये जाएगा तो प्रेसिडेंट को हाँ ही बोलना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना बोलने का। तो पहले प्रायर रिकमेंडेशन क्यों चाहिए हमें? वो तो मनी बिल के कंटेक्स्ट में करते हैं हम। तो फिफ्थ वाले का सिर्फ और सिर्फ हमें ऑप्शन मिल जाएगा बी। क्यों? क्योंकि पहला वाला गलत हो गया है। सेकंड वाला हमें पता है राष्ट्रपति की सम्मति देना अनिवार्य है, तो वही तो मैं बोली हूँ 24th अमेंडमेंट यही बोल रहा है कि राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब तीसरा वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला सही है, क्योंकि भाई हमें पता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन मिल गया ये बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में निम्नलिखित नीचे दिया गया कथन कौन सा है? मतलब 15th के बारे में बोल रहा है, आर्टिकल नंबर 15। तो राइट इक्वलिटी 14 से 18 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 14 से 18 तक राइट इक्वलिटी चलता है। तो राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। बिल्कुल, राज्य सामाजिक या शैक्षणिक रूप से वंचित नागरिकों को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, ये गलत पूछा, याद रखना। यह अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। हाँ, भारतीय नागरिकों के लिए कुछ ही आर्टिकल्स हैं, जैसे 15, 16, जिसमें आप पर्टिकुलरली अपॉर्चुनिटी देते हो उनके लिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए। 15, 16, 18, 29 और 30, ये सारे ये जो 5 आर्टिकल स्पेशली हमारे सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डी बोल रहा है राज्य, धर्म, जाति, लिंग और नस्ल का जन्म स्थान के अलावा अन्य आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता। गलत है ना? अभी तो ऊपर बोला हमने कि हम औरतों के लिए, बच्चों के लिए हम रेगुलेशंस बना सकते हैं, तो ये इसमें लागू नहीं हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में इंटरनेट का अधिकार किस में है? तो में इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू एक्सेस, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राइट टू एक्सेस, जो कि इसमें आई दृष्टि में दिया, राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट, राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट, ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। फंडामेंटल राइट किसके अंडर? 21 के अंडर बोला है होना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की सही विशेषता नहीं है। मतलब हमारे फेडरलिज्म के बारे में बोल रहा है और कौन सी विशेषता नहीं बोल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है। अच्छा, तो संघवाद की बोल रहा है, तो विभाजन है तो नहीं बोल रहा है कि नहीं है। अभी मैं बता रही हूँ दो चीज़ें होती हैं, एक यूनिटरी और एक फेडरलिज्म। मतलब संघवाद फेडरलिज्म करेक्टर होता है, एक यूनिटरी मतलब जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है। एक लिखित संविधान है जो आमतौर पर सरकार की दोहरी प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। बिल्कुल सही, दोनों सही है। केंद्र और राज्य के बीच विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, और यह एक तृतीय न्यायपालिका है जो पूरे देश समान रूप में लागू कर जाती है। यही गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो फेडरलिज्म में ना सिर्फ और सिर्फ ये दिया जाता है कि हमारे पास स्टेट को बोलने की आज़ादी हो, और ये तीनों स्टेटमेंट में स्टेट के पास एक लिबर्टी रह रही है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच विवादों को निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। कुछ चीज़ें रिटर्न लिखी हुई हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको चेंज तो नहीं कर सकता अपने मन से पार्लियामेंट। हाँ, तो उसके पास, राज्य के पास बोलने की आज़ादी तो रहेगी ना। तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी वाला ही गलत है, तो जो उसके हिसाब से सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए हैं? तो कौन कौन से 1949 को लागू हो गए थे? देखो, सबसे पहले 1949 26 नवंबर को हमने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी चीज़ें लागू नहीं की थी। तो तीसरा और मौलिक अधिकार बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो तीसरा काटते ही, और मौलिक अधिकार छठवां, तीसरा और छठवां मतलब लगभग सब में है 1, 2 का 4, क्योंकि हम चुनाव को किए थे, हमारे पास एक प्रोविजनल पार्लियामेंट थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन के आई थी। सिटीजनशिप्स हम तो किए ही थे। तो 1, 2 का 4, तो 1, 2 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो 9th का हो जाएगा 1, 2 का 4 बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में निम्नलिखित संगठनों के निकायों पर विचार करिए। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से। तो इसमें संवैधानिक निकाय पूछा है, सबसे सिंपल है, संवैधानिक निकाय पूछा है। ये हमारे पास एनसीबीसी जो है वो हमारे पास संवैधानिक निकाय है, और इस टाइम पता है 338 बी में ही चेंज कर दिया गया था। 338 में ए में जो था वो शेड्यूल कास्ट एससी शेड्यूल कास्ट के लिए था, और ये हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लिए आ गया था। एनएचआरसी नहीं है हमारे पास, लॉ कमीशन भी नहीं है, कंज्यूमर डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल 1 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 11th के बारे में बोल रहा है कि ठीक है विचार करिए। पहला बोल रहा है कि संसद के पास अनुच्छेद 34 के तहत कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं। ठीक है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 34 के प्रावधानों के तहत अधिनियम किया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मार्शल लॉ 34 में ही ये चीज़ें हैं, और पार्लियामेंट के पास ये पावर्स है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र प्रशासित उत्तरी क्षेत्र परिषद में शामिल है। मतलब ये एनआरसी की बात कर रहा है, नॉर्थन रीजनल काउंसिल के बारे में बात कर रहा है। तो नॉर्थन रीजनल काउंसिल्स में देखो सबसे मेन चीज़ कौन कौन से हो सकते हैं ये देखना पड़ेगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय क्षेत्र उत्तराखंड का नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का नहीं है उत्तराखंड, तो यही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में पार्ट 11 के निहित पूर्ण आस्था, फुल फेथ एंड क्रेडिट के खंड में विचार करिएगा। देखते हैं, किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बनाया गया कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड, अच्छा ठीक है। प्रत्येक राज्य का सार्वजनिक रिकॉर्ड, अच्छा। किसी राज्य की सरकार के कार्यकारी कार्य, तो ये तीनों ही सही हैं क्योंकि रिलेशन बताता है। हमारे भारत संविधान भाग पार्ट 11 की बात कर रहे हैं तो ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं। केंद्र राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच कानूनी विवादों का समाधान मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। अच्छा, तो कौन करेगा, एक ही है, उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे, अरे हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, ये उच्च न्यायालय, ठीक है। 14 में हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का। बोल रहा है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब जुडिशरी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है, बिल्कुल। और बुलाया जा सकता है प्रेसिडेंट की एक एडवाइस से ही, बस, मतलब परमिशन ले सकते हैं, परमिशन लेके सीजाई कर सकते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय की तरह अपने फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है। तो हाई कोर्ट के पास जो पावर्स हैं वो समीक्षा करने की शक्ति है, पर बराबर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पावर्स, ठीक है। रिट्स के बारे में है कुछ रिट्स में, तो ऐसा नहीं है कि इसमें है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक हो जाएगा, सही हो जाएगा 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च, क्योंकि यहाँ पे इसने यही बोल दिया, ठीक है, पावर रिव्यू कर सकता है पर डिसीजंस लाइक द सुप्रीम कोर्ट। एक बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, सॉरी। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में निम्नलिखित में से किस आधार पर उल्लेख किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो निकालने के लिए संविधान में लिखा है वो हमारे पास एक ही चीज़ है। देखो, इम्पीचमेंट तो हमें पता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोविजन मिसकंडक्ट और ये हो जाएगा इनकम्पिटेंस, क्योंकि वॉयलेशन, और जो वॉयलेशन है ये सिर्फ प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, बस याद रखिएगा। क्योंकि वो पूछता है प्रेसिडेंट या तो सीजीआई, दोनों में ही बोलता है कि भाई किस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। तो ये बेसिस हमें याद होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। दोनों हाउस के पास पावर समान है, किसके में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, बिल्कुल सही। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित मामलों में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो नहीं, क्योंकि जो चेयरमैन होता है राज्यसभा के, तो वो मेंबर तो होता नहीं है, पर राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। उनको निकालने में एक तो स्पेशल मेजॉरिटी इनकी चाहिए होती है, मतलब निकालने की नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी ले आने के लिए, और सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा वालों को चाहिए होता है। सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही हो जाएगा। तो दोनों के पास इक्वल पावर्स नहीं है, सिर्फ 1 हो जाएगा। अब आते हैं 18 में। 18 क्या बोल रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। 18 में, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विकल्पों पर विचार करिएगा। कौन कौन से हैं राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो कि नॉमिनेटेड वाले होते हैं। कला, ठीक है, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य और प्रशासन नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ 4 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सिविल सेवक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भाग किसको माना जाता है। देखो ध्यान से रखना, एग्जीक्यूटिव नहीं बोला इसने, पॉलिटिकल। ये मत सोच लेना कि भाई सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, ना, तो गलत हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ही रहते हैं, क्योंकि उनके ही हिसाब से सारी कार्य की चीज़ें की जाती हैं, एग्जीक्यूटिव चीज़ें, ठीक है। तो वो हो जाएगा। फिर आते हैं प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य ये नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ प्रधानमंत्री और ये हो जाएंगे। तो ये सब तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। मतलब प्रेरोगेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसी विधेयक को पुनः विचार करने के लिए लौटाना, लेजिस्लेटिव बिल रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। रिटर्निंग द अप्रोप्रिएशन बिल फॉर रिकंसिडरेशन, अच्छा। लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा को आह्वान समनिंग करना। देखो राज्यसभा को समनिंग करना सब है, लोकसभा को भंग करना ये भी है। ये विनीय विधेयक को पूरा विचार, मतलब अप्रोप्रिएशन बिल को लौटा देना। अप्रोप्रिएशन बिल एक तरह का मनी बिल होता है, धन विधेयक बिल होता है, तो आप उसको लौटा नहीं सकते।
हाँ, वापस नहीं कर सकता रिकंसिडर करने के लिए, तो बी का मतलब ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 20वें का बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सावधि देयताएं मतलब टाइम लायबिलिटीज़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह बैंक की देनदारियों जो मांग पर होती हैं, गलत, ठीक है। सावधि और चालू जमा दोनों सावधियाँ देनदारियों के उदाहरण है, गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो, स्टेटमेंट सबसे पहले ये बोल रहा है कि टाइम लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, हमें पता होना चाहिए। मार्क कर दे रही हूँ मैं। पहले लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, बैंक के लिए जो पैसे जमा रहते हैं ना, हम जमा करते हैं, वो बैंक की लायबिलिटीज़ बनी होती हैं। ये मांग पे नहीं, टाइम पे डिपेंड करती है ना, टाइम पे, कि भाई आपने एफडी इतने साल की कराई तो आप उसी टाइम पे ही करोगे। तो देनदारियाँ उसकी लायबिलिटीज़ ऐसा नहीं मांग पे डिपेंड, कभी भी आओगे और एफडी लेके जाओगे, नहीं, तो आपको पेनल्टी चार्ज करनी पड़ती है ना उसके लिए। सावधि और चालू जमा दोनों सावधि देनदारियों को नहीं, बिल्कुल गलत है, वो डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। अब आते 22वें पे। 1951 से लेके 91 तक बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है। तो बोल रहा है कथन कौन सा गलत है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दूर संचार जैसे कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार, उस टाइम नया नई चीज़ें आई थी, तो टेलीकॉम जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री थी, मोनोपोली ही थी, एकाधिकार ही था। प्रत्येक व्यवसायी को अपना व्यवसाय शुरू करने, बंद करने और विविधता लाने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था। बिल्कुल सही, तभी उस टाइम लाइसेंस राज कहा जाता था, लाइसेंस राज सिस्टम। और इतने ज़्यादा पेपर पेन वर्क होते थे, लोग परेशान हो जाते थे खुलवाने के लिए कोई भी चीज़, अगर कुछ भी इंडस्ट्री खुलवाना है तो। लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया और विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया गया। हाँ, ये था, फॉरेन कंपटीशन से थोड़ा बचाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। समग्र सकल घरेलू उत्पाद औद्योगिक योगदान काफ़ी कम हो गया था, नहीं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू ओवरऑल जीडीपी डिक्लाइन, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उस टाइम कम नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी योगदान में काफ़ी बढ़ गया था उस तरह से, मतलब लगभग तुम्हारा पहले 11% था, 8%, फिर 24 पॉइंट इतना परसेंट हो गया था इतने सालों में लगभग, तो इतना चेंज हो गया था। पर ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत इसने दिया और गलत इसने पूछा भी था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार वस्तु की आपूर्ति बढ़ा सकता है, तो ध्यान से समझा जाएगा क्योंकि इकॉनमी के कॉन्सेप्ट्स हैं। कौन सा बढ़ा सकता है? बढ़ाने पर दी गई वस्तु की कीमत में वृद्धि। अच्छा, उत्पादन के कारक की कीमत, प्राइसेस इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोनोपोली इन द मार्केट, गवर्नमेंट टैक्स रेट्स। अच्छा देखो, मान लो कोई चिप्स है का पैकेट है, मान लो ये अंकल चिप्स है पैकेट है, रुको मैं पेन का कलर चेंज कर दूँ। तो ये मान लो चिप्स है, तो चिप्स है तो मान लो इसके कोई भी मान लो 5 रुपये का थी, और इसकी जो पैसे है मतलब मान लो 10 रुपये का हो गया, कुछ समथिंग बढ़ गया, मान लो ज़्यादा नहीं हो गया, 6 रुपये का हो गया, इतना भी नहीं बढ़ता, 6 रुपये का हो गया। तो आपूर्ति, अगर मान लो मार्केट में वो चीज़ कम है, जैसे हाल में प्याज, लॉकडाउन में प्याज कम हो गया था, तो जब भी उसका दाम बढ़ गया था तो उसकी डिमांड बढ़ गई थी ना, क्योंकि वो तो नेसेसरी आइटम, वो अलग बात है, पर डिमांड तो बढ़ जाती है। हाँ, दी गई वस्तु में बढ़ा सकता है बिल्कुल, कीमत में वृद्धि करने पे, क्योंकि वो मार्केट में उपलब्ध नहीं होता, और उपलब्ध कराने के लिए लोग उसको क्या कहते हैं, उसे ले आते हैं जल्दी जल्दी, सप्लाई गुड्स ले आते हैं कि हाँ हमारे पास ये एक्सक्लूसिव हमारे मार्केट में मिल रहा है, तो बढ़ा सकता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन, नहीं, ये नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मान लो अगर चिप्स को बनाने के लिए अगर ऑयल महंगा हो जाए तो कंपनियां बनाएंगी ही नहीं, जब कंपनी बनाएगी ही नहीं तो मार्केट में आने की वो नहीं होगी, दाम बढ़े रहेंगे और तो लोग खरीदेंगे भी नहीं जब कंपनी ही हिचकेंगी तो। और जो स्टेटमेंट बोल रहा है भारत में मोनोपोली का मार्केट में बढ़ाना, बिल्कुल सही, इसकी वजह से भी बढ़ सकता है आपूर्ति। गवर्नमेंट टैक्स से कोई इसमें वृद्धि में कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसकी स्थापना विदेशी मुद्रा विनिमय फेरा 1973 के तहत की गई है। केंद्रीय वित्त IFSC के पदीन अध्यक्ष होते हैं। यह फिनटेक विकास के लिए अन्य देशों के साथ नियामक सैंडबॉक्स, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है, तो पूछा कर सकता है, बिल्कुल इसके पास कर सकता है। ये इस टाइम ये जो अंतर्राष्ट्रीय इसके 2019 के संदर्भ में आए थी, और ये नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि इसके सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नियुक्त करता है। 1+6 मतलब सदस्य और भी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का सिर्फ और सिर्फ केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 का। बोल रहा है कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS के बारे में बताइए, कोई स्टेटमेंट इन दोनों में से चारों में से सही होगा। पढ़ते हैं। यह स्वचालित, मतलब नाम देखो, नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS के बारे में बोल रहा है। यह स्वचालित टेलर मशीन ATM के एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो भारत में फंड ट्रांसफर सेवाओं को सक्षम बनाता है। यह बैंकों, कॉरपोरेट्स और वित्तीय संस्थानों को सरकार के लिए केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा है। यह बैंक के बीच सुरक्षित और कुशल वित्तीय आदान प्रदान करने के लिए वैश्विक नेटवर्क है भाई। यह मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सुरक्षित, ये
गलत हो जाएगा, यही होता है क्योंकि जब एटीएम मशीन में जो फंड ट्रांसफर किए जाते हैं उसका नाम ही है नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सॉरी। निम्नलिखित कार्यों पर विचार करिए। केंद्र सरकार के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करना, देश विदेशी मुद्रा का भंडार का प्रबंधन करना, देश की राजकोषीय नीति को निर्धारण करना, व्यक्ति को धन उधार देना। अब देखो आरबीआई का फंक्शन क्या है, ठीक है, देखो कॉमन चीज़ है, एक्ट एज सरकार को पैसे चाहिए होता है तो यही काम करती है, आरबीआई पैसे देती है। ठीक है, मैनेजिंग द कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेक्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व को यही मेंटेन करती है। फिजिकल पॉलिसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। बिल्कुल व्यक्ति को धन देना, भाई तुमने कभी जाके बोला है कि आरबीआई तुम मुझे लोन दे दो, वो देगा ही। आरबीआई कंट्रोलर है, ये लोन देती नहीं पर्टिकुलर, आरबीआई कोई बैंक नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ दो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कैपिटल कौन नहीं आता, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सा नहीं आता है। देखो सबसे पहले एक्सपेंडिचर एक्विजिशन ऑफ द लैंड, हाँ बढ़िया, क्योंकि आप कोई भी लैंड पे, जैसे कैपिटल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हो बाद में आपको लाभ देगा तो कैपिटल होता है। कैपिटल पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो कोई आप लैंड खरीद लियो, बाद में आपको उसके दाम बढ़ेगी तो आपको लाभ ही देगा ना, कैपिटल बना रहे हो, उससे कुछ और भी निर्माण हो सकता है, खर्च करने वाली नहीं होती, कंज्यूम तुरंत नहीं करोगे ना, तो ये कैपिटल कहलाते हैं। राज्य सरकार को दिया गया अनुदान, शेयरों में निवेश, ये सही है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऋण और अग्रीमेंट, बिल्कुल लोन्स एंड एडवांसेस दिए जाते हैं तो वो भी कैपिटल में आता है। दिया गया अनुदान जो है, ग्रांट्स होता है, वो कैपिटल में नहीं आते, वो उसका जो भी करे, वो क्या पता है उसको सब्सिडी में बांट दे, टीवी दे दे, रिमोट दे दे, साइकिल दे दे बच्चों को, तो ख़त्म हो गया ना, कोई कैपिटल थोड़ी बना रहा है वो। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो 27 का हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन है, सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 पे। बोल रहा है भारतीय बजट व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिएगा। ठीक है, भारतीय बजट व्यवस्था में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। भारत में पहला बजट औपचारिक रूप से 1909 में पेश किया गया। अच्छा, ये कौन आया था, रहने दो। भारत के संदर्भ में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, सही है। एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में दिया हुआ है, बस ये वर्ड नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू राजस्व विभाग करता है, बिल्कुल गलत, ये फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। और 1900 में नहीं, 1860 के ही लगभग पेश कर दिया गया था बजट का, तब से बजट को। अब उसमें हम लोग सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, 1773 से लेके पूरा 1947 तक, वो सब पढ़ लेना चाहिए ताकि हमको पता हो कि कब कौन से किया गया था। तो 28 का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ दो, केवल एक, तो वही वाला सही है सिर्फ, मतलब ये वाला बी वाला, सेकेंड वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भारत ने पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक चालू खाता घाटा करेंट अकाउंट डेफिसिट में दर्ज किया है। अच्छा, घाटा किया है। भारत में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 5 वर्षों में लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों गलत हो जाएंगे। देखो एक चीज़ है, सबसे कॉमन चीज़ है, कभी देखा आपने कि हमारे 5 सालों में लगातार हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट घटता ही जा रहा है? ऐसी चीज़ें लगातार नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बजट में लगातार, अभी हर साल आ रहा है तो कुछ ना कुछ ऊपर डाउन हो जाएगा, लगातार घट रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब आते हैं 30 वाले पे। चांदी की वस्तु एक निश्चित समयावधि के बाद काली हो जाती है। जब भी आप कुछ चांदी के कुछ पढ़ते होंगे तो काली तो हो जाती है एक टाइम पे। ठीक है, देख लेते हैं क्यों होती हैं, ये देखो कॉमन सी है। चांदी के जो गंधक सल्फर के साथ अभिक्रिया सिल्वर करके सल्फाइड परत बना लेती है और सल्फाइड परत बन जाती है, उसकी वजह से काला दिखता है। ये मत सोचना कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है, नहीं। दूरदृष्टि, हाइपरमायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, विचार कर लेते हैं। क्या पहला बोल रहा है कि पहले क्या बोल रहा है, व्यक्ति जो निकटवर्ती जो चीज़ें होती हैं वो स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं होता, मतलब पास की जो चीज़ें हैं वो देख नहीं पाता है। ठीक है, देख लेते हैं। इस स्थिति को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, देखो एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमायोपिया। अभी वो पूछा क्या है, देखो मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, भले ही इंग्लिश में लिख रही हूँ पर हिंदी में बता रही हूँ। शॉर्ट साइटेड मतलब होता है पास की चीज़ें दिखना, तो मायोपिया मतलब मेरे पास, मेरा पिया या मायोपिया मेरे पास की चीज़ें दिख रही हैं, और इसमें हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम जब भी केव में जाते हैं लाइक गुफा में, तो मेरे पास की चीज़ें ही दिखेंगी ना, मायोपिया बस शॉर्ट साइटनेस। तो इसमें बीमारी क्या होती है, दूर की चीज़ नहीं दिखती है, जस्ट अपोजिट उल्टा कर दो हाइपर मायोपिया को। बस इसमें वही बोल रहा है कन्वेक्स यूज़ किया, तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे 1 और 2। तो ये ट्रिक है, एक को याद करो दूसरे को अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य को मानव मस्तिष्क द्वारा संचालित किए जाते हैं? ठीक है,
भाई ब्रेन हमारा सब रेगुलेट करता है, तो 1 3 हो जाएगा। ठोस कपूर को कपूरवास में बदलने की प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन कहते हैं, मतलब ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, फिर से स्टेटमेंट दे दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन बोल रहा है और बोलेगा कि सही है कि नहीं। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी में एक समूह इलेक्ट्रॉन बंधन हमेशा ऊपर से नीचे तक बढ़ती हुई पाई जाती है। ये एक समूह परमाणु जित्या आमतौर पर ऊपर से नीचे तक बढ़ती है। तो ये बोल रहा है उसकी तरफ बढ़ती है। तो देखो सबसे पहले स्टेटमेंट है मतलब उसमें से आर सत्य है, ये वाला गलत है, ये वाला नहीं होता, बढ़ती हुई नहीं पाई जाती है। और ये तो भाई हमें पता है कि जो हमारे ग्रुप में रेडियाई होती है, ऊपर से नीचे आने पे हमारे जो है रेडियाई बढ़ती है, उसका साइज़ बढ़ता है, तो उसकी वजह से निम्नलिखित में से कौन सा एक हाईएस्ट मेल्टिंग, मतलब सबसे ज़्यादा बेल्टिंग ये बेल्टिंग नहीं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ये सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ बोरॉन में होता है। लोहा तो वैसे ही मेल्ट कर जाता है, हमारे यहाँ तो होता ही है। सिलिकॉन देखा है, एलुमिनियम तो भाई अब हमारे बर्तन सब बन रहे हैं, तो उसमें तो ऐसा नहीं कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा कुछ। अच्छा, यहाँ पे तो थोड़ा सा वो दे दिया है, लिस्ट फिजिकल क्वांटिटी दे दी है और इसका एक यूनिट दिया है 36 में, उसकी यूनिट दे दी है। ठीक है, देख लेते हैं, सबसे ईजी है। एक्सप्लेनेशन का मैच कर जाओगे आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया है ये भाई, ए का 4। चलो ठीक है, फोर्स का हमें पता है न्यूटन हो जाएगा। वर्क डन जो है हमारे पास वो हो जाएगा जूल, क्योंकि वर्क एनर्जी का है, इम्पल्स हो जाएगा ये। तो हमारे पास डी आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब फिर से सूची मिलाना है, फिर से दिया है इक्विपमेंट दिया है, मेजरिंग क्वांटिटी दिया है। देखो एमीमीटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट नापता है, बैरोमीटर जो होता है वो प्रेशर नापता है, हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापता है, सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग बैलेंस जो होती है वो वेट नापता है। ठीक, तो 37 का हो जाएगा ये ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार बढ़ता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का इनटेक आ जाता है ना, मॉइस्चर आती है तो भार बढ़ जाता है। एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है जो फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है, थोड़ी देर तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद जो है वो धीमी क्यों हो जाती है, उसका रीज़न पूछ रहा है भाई। गेंद धीमी क्यों हो जाती है, तो सिर्फ गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल होता है, क्योंकि उसका अपोजिट फ्रिक्शन कॉज कर रहा है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे डगर के नीचे लुढ़क के नीचे रुक जाती है। ठीक है, अब आते 40वां पे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी बल अचानक से गायब हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही परिणाम होगा। तो कौन सा सही परिणाम होगा, किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। मतलब हमारे पास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी 0, क्योंकि जो वेट होता है इक्वल्स टू mg होता है। अगर इसको आपने डिसअपेयर कर दिया तो जो वेट है मे बी जो है वो 0 हो सकता है, बट मास 0 नहीं हो सकता। मास नहीं होता, मास हमेशा सबका सेम ही होता है, मतलब हर जगह सेम रहेगा, बस ग्रेविटी चेंज होने की वजह से वेट हमारा इधर उधर हो जाता है बस। तो ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। अब आते पृथ्वी की सतह पे एक हाइड्रोजन फुलाया हुआ पॉलिथीन गुब्बारा छोड़ा जाता है और जिससे गुब्बारा वायुमंडल ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। ठीक है, तो क्यों रहेगा, क्योंकि आकार में वृद्धि हो रही है और वो आकार में वृद्धि होगी उसकी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 42 में बोल रहा कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सही नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि सभी इंडोटर्म जीवित बच्चा जानने वाले होते हैं। एक मिनट ज़रा मैं इसको मार्क कर लूँ, हटा लूँ, ये मोटा मोटा हो जा रहा है। ठीक है, राउंड वॉर्म में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। हड्डी वाली मछलियों में आमतौर पर एक तैरते वाला मूत्राशय मौजूद होता है। कॉटिलिजन्स मछलियों में इसे आंतरिक होता है। देखो सबसे चीज़ है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मे बी तुमने साइंस नहीं पढ़ी होगी, बट जब यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा नॉट करेक्ट और सबने बोला ऑल एकिनोडर्म्स आर लिविंग बियरिंग, भाई तुम कहाँ से, इतनी बड़ी यूनिवर्स है और तुम्हें पता चल जाएगा कि लिविंग बियरिंग होते हैं, लाइव बियरिंग्स होते हैं, सारे के सारे क्लेम करना पड़ा, बहुत गड़बड़ है ना। तो यही हो जाएगा, यही इनकरेक्ट होगा। ठीक है, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो कंगारू चूहा करता है। निम्नलिखित में से कथन पढ़े और उसका कारण भी दिया हुआ है, देखते हैं। पहला बोला रेगिस्तानी पौधों की जड़ प्रणाली लंबी होती है। अच्छा, मिट्टी का उच्च तापमान जड़ों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। दोनों ही सही हैं, लेकिन रेगिस्तानी डेजर्ट प्लांट्स के जो रूट्स हैं लॉन्ग होते हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि भाई इसकी वजह से कि टेम्परेचर की वजह से वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग रूट्स होते हैं कि पानी डेजर्ट एरिया है ना, तो पानी को ढूंढने के एक कह सकते हैं उस रीज़न में। तो वो 44 में दोनों सही हैं, पर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के रीज़न को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, व्याख्या नहीं कर रहा। अब बात है 45 में क्रिप्स मिशन के बारे में बताना है। मतलब क्रिप्स मिशन में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। हमें पता है 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक, और प्रस्ताव बहुत सारे रखे गए थे, जिसमें कि जो संविधान का जो निर्माण होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस करेंगे, मतलब भारतीय, पूर्ण रूप से भारतीय करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसने संविधान सभा के लिए ठोस योजनाएं निर्धारित की थी।
तो ठोस का स्वीकार हो, ठीक है, बट एक और चीज़ थी, प्लान इट अलाउड द इंडिपेंडेंट टू सेपरेट फ्रॉम द कॉमनवेल्थ से सेपरेट करने के लिए अलाउ कर दिया था। तो ये भी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 45 में तीनों ही सही हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर बोल रहा है कि कौन सा कथन, मतलब भारतीय आईएनसी के बारे में कौन सा कथन सही है। स्वराज पार्टी का जो गठन होता है 1922 के गया सत्र के बाद तुरंत बाद किया गया था। कलकत्ता में 1886 में द्वितीय सत्र हुई थी और अध्यक्षता उसकी दादा भाई नौरोजी ने की थी, बिल्कुल। अब पहला वाला कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1885 वाला, जब आईएनसी का फॉर्म किया गया था, ठीक। स्वराज सत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कलकत्ता के सत्र 1906 में किया गया था, हमें भी पता है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। पहली बार जो उल्लेख स्वराज का हुआ था, ये याद रखिए, पहले ही कर दिया गया था। स्वराज इज़ माई राइट किसने बोली थी, हमें भी पता है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, पता है तो। अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य परिवार संस्था को सशक्त बनाना था। इसे पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। तीनों स्टेटमेंट सही थे, बहुत लिबरलाइज चीज़ें थी अशोक धम्माज में। अब बहुत देश विदेशों में भी ये सब चीज़ें फैलाया था उसने। 48 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मॉन्टेग्यू क्लैमफोर्ड 1971 की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या बोल रहा है, भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति सरकार की नीति बन गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका खुले हृदय से समर्थन किया था। अब देखो, मॉन्टेग्यू का जब रिफॉर्म आया था तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। 1917 में जब जो ये पॉलिसी आ गई थी ना, ये वाली कौन सी, सेल्फ रूल इंडियंस की पॉलिसी आ गई थी, तो लगा था कि ठीक है, क्योंकि उसमें ये था कि जो भी होम रूल के जो मूवमेंट करा रहे थे और राष्ट्रवादी थे, वो उनको राजद्रोह नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो एक पॉलिसी बन गई है, जो स्वशासन की एक पॉलिसी बन गई है। तो जब भी ये चीज़ डिमांड करेंगे तो उनको राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। बट बाद में जब ये सब चीज़ें और भी एक्सपेक्टेशन हाई हुई आईएनसी की, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो चेंज कर दिए, और उसी के जस्ट बाद वो आ गया था अधिनियम, कौन सा, रॉलेट एक्ट, कि जिसको भी देखो कोई भी गुहार नहीं सुनना होता था, कोई भी जिसको देखो आर्म्स वार्म्स के साथ उसको सब अरेस्ट कर देते थे। उसके जस्ट बाद ये सब चीज़ें हो गई, फिर जलियांवाला बाग का कांड हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही हो जाए। लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। लॉर्ड कर्जन के बारे में बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं कौन सा है। वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव के क्षेत्र को स्थापित करना चाहता था। उसने उत्तर पश्चिमी जनजातीय क्षेत्रों में शांति और अनाक्रमण की नीति का अनुसरण किया। उसने तिब्बत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए यंग हस्बैंड का अभियान किया था। देखो किया था, तीनों सही है, इसका जो आंसर वो सी हो जाएगा। बट देखो, लॉर्ड कर्जन को क्या प्रॉब्लम थी, हमारा जो भारत था इधर, और ये वेस्टर्न फ्रंटियर्स इधर ना, थोड़ा सा रशिया का दबाव उधर थोड़ा बढ़ रहा था। तो उसने क्या किया, ये लॉर्ड कर्जन सोचा कि भाई अगर, क्योंकि हमें भी पता है कि इन लोग के बीच में टेंशन कितने ज़्यादा थे, इधर इनका ज़्यादा वर्चस्व बढ़ेगा तो इधर अटैक कर सकते हैं, हमारे लिए खतरा है। इसीलिए इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया था पर्शियन गल्फ पे और सिस्तान पे, फारस खाड़ी पे। इसका सबसे मेजर चंक ये था। फिर उसके बाद उसने जो पीस का सोचो, वो भी अंग्रेज शांति और अनाक्रमण की पॉलिसी को फॉलो किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि वो रिवॉल्ट ना करे वहाँ के जनजाति उजाति, इसलिए। और तिब्बत के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए इधर से भी कर रहा था, वेस्टर्न फ्रंटियर्स में भी और ईस्टर्न में भी। यंग हस्बैंड को अभियान के रूप में भेजा था उसने, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब आते हैं 50 में। इन्हीं बेसेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थापना की गई थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज को, हाँ, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज की थी। इंडियन वुमेन एसोसिएशन जो है उन्होंने किया था, पर थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं की थी, वो किए थे ऑन्टले करके जो लोग हैं वो लोग किए थे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा, 1 और 2 द राइट आंसर। इंडियन वुमेन एसोसिएशन की थी। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उत्तरदायी, मतलब कौन सा एक रिस्पॉन्सिबल है जो ठहराया जा सकता है। देखो, एक तो पहली बार डिसएग्रीमेंट तो दोनों के बीच में हुआ था, असहमति हो गई थी टेरिटोरियल एक्सटेंस में, ठीक, स्वदेशी और बाइकआउट को लेके, कि भाई कोई बाइकआउट कह रहा था, कोई प्रेयर प्लीज़ कर रहा था, और कोई कह रहा था एक्सट्रीम पे चलो, मतलब रिवॉल्ट करो, मारो, ये सब। स्वदेशी आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक सरकार के साथ संबंधता या सहयोग के प्रत्येक रूप से बहिष्कार कर असहमति, बिल्कुल। लीडर्स फ्रॉम बोथ साइड बिलीव दैट पार्टीशन वुड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च द पावरफुल मूवमेंट, बिल्कुल गलत है ये। क्यों, क्योंकि जब भी जो पार्टीशन हुआ था ना, पार्टीशन के लिए दोनों ही लोग खिलाफ थे, ऐसा नहीं कि वो मौका परस्त लोग थे। तो दो ही स्टेटमेंट 1 और 2 विल द राइट आंसर, यही सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट मी चेंज द
कलर द पेन। बक्सर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बक्सर का युद्ध, ठीक है, 52 वाला बोल रहा है बक्सर का युद्ध बताते हैं। अब बक्सर का युद्ध हुआ था। अब देखो, कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग के बाद असंतोष में वृद्धि के कारण यह युद्ध लड़ा गया था। और अभी मैं बता रही हूँ, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इंडिया कंपनी ने अवध अधिकृत कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी और नियामत दोनों अधिकार ले लिए थे। देखो 52 का सी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, सबसे पहले हमें पता है बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था, उस चीज़ में बक्सर का जो युद्ध हुआ था, कंपनियों में जो व्यापार के उस टाइम प्रॉब्लम चल रहे थे, तो उस टाइम ये सब चीज़ें हुई थी। तो 1763 में ही जब वो जो नवाब जो था वो भाग गया था, वो भाग के मीर कासिम के पास चला गया था, अवध भाग गया था। और मीर कासिम के पास जाके, देखो, मीर कासिम के पास जाया था शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ये लोग मिले, ठीक है। और सम्राट शाह आलम, हाँ, शाह आलम सेकंड था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम, ये लोग मिले और अंग्रेज़ों से बंगाल को पुनः प्राप्त करने के लिए इन्होंने लड़ाई की, जो बैटल ऑफ द ये है बक्सर युद्ध हुआ था। और हमें पता है कि भाई हार गए थे, पर इलाहाबाद की जो संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू, उसमें सबसे मेजर चीज़ था कि अवध को नहीं लिया गया था, अधिकृत किया ही नहीं गया था। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों नहीं किया था? रीज़न ये था कि अवध के टाइम में ना ये लोग चाहते नहीं थे कि उस पर उसके प्रोटेक्शन करने के लिए उसमें ये लोग पैसे खर्च करें। कौन? ब्रिटिशर्स पैसे खर्च करें, तो उन्होंने ये किया ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल दीवानी दोनों अधिकार के, तो 1 और 3 विल राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। प्राचीन भारत के संदर्भ में सतप्र और क्षत्रप नामों का जो उपयोग किया जाता है वो प्रोविंशियल रूलर्स को कहा जाता है, क्षत्रप्स। निम्नलिखित में से कौन से सूफी आंदोलन की विशेषताएं हैं? सूफी आंदोलन, ठीक है, देखते हैं। सूफी आंदोलन, ईश्वर के साथ एकता के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं है, बोल रहा नहीं है, तो भाई ये गलत है, उनको थी। चमत्कार का प्रदर्शन में विश्वास, ये लोग चमत्कार में बिलीव करते थे। और तपस्या के माध्यम से ईश्वर के साथ जो संवाद करते थे, समाज के गरीब और पतली वर्षों की सेवा करते थे। 2, 3 सारे सही हो जाएंगे। तो ये एक अलग कनेक्शन था, सूफी जो आंदोलन हुआ था ना, सूफी सेंट जो होते हैं वो जो गाना गाते हैं कवाली वाली सूफी। तो 55 देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुगल काल के संदर्भ में नक्कार खाना जो शब्द है वो क्या दर्शाता है? नक्कार खाना, तो ये एक अनुष्ठानित संगीत बजाने के लिए परिसर था। 56 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? AITUC, इट वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM के टाइम किया गया था। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके गठन का विरोध किया था। तो देखो, सबसे पहले बात, इस INC ने इसका गठन का विरोध कभी नहीं किया था, इसको वेलकम किया था। जो ये आंदोलन हुआ था ना AITUC का, वो उसका आंदोलन का विरोध नहीं किया था। और ये दोनों स्टेटमेंट तो ये 1, 2 सही हो जाएंगे, बस तीसरा वाला गलत है, क्योंकि इन्होंने वेलकम किया था उस चीज़ को, क्योंकि इनको एक मौका क्या मतलब हो कि गठन भी मिला, गठन हुआ था, तो वो उनको चीज़ें अपॉर्चुनिटी लग रही थी अपने लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अवदान किस भाग का है? तो ये अवदान जो है ना वो बुद्धिस्ट लिटरेचर का, बौद्ध साहित्य का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में नहीं है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, देख लेते हैं कौन सा नहीं है। पहला बोल रहा है सोशल कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्र की कांग्रेस की सामाजिक सुधार शाखा थी। अच्छा, ओके। इसकी स्थापना AMG रैना ने की थी। ये तो स्टेटमेंट आपको देख के लग गया होगा। इसके अंतर जाति विवाह का समर्थन किया और बहुविवाह का विरोध किया था। बिल्कुल, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब आते 59। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मेसोलिथिक के बारे में बोल रहा है। इसकी विशेषता लघु पाषाण काल उपकरणों का उपभोग थी, जिसे सूक्ष्म पाषाण काल मतलब माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसकी युग के दौरान पशुओं को पालतू बनाए जाना आरंभ कर दिया गया था। दक्षिण भारत में मिले महापाषाणिक संविधान की इसी युग के हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक मतलब नियोलिथ के टाइम के मिले हुए हैं। किसके टाइम के मिले हुए हैं? नियोलिथिक के टाइम के। इस टाइम तो मिले ही नहीं थे ना, तो ये स्टेटमेंट ये वाला तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बी आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसी दौरान पशुओं को पालतू बनाया गया तो मेसोलिथिक में ही, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को मतलब क्रम में लगाइएगा। क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले देखो, हमें याद है कि फाहिन आया था चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, जो विक्रमादित्य जिस टाइम था। हिंगसांग हर्षवर्धन के टाइम आ गया था। मार्को पोलो भी आ गया था। तो मार्को पोलो जो आया था वो रुद्रमा देवी जो थी उस टाइम जो थी, मतलब लगभग 1200 के अप्रॉक्स रुद्रमा देवी आई थी उस टाइम था। ये बतूता तो लास्ट में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलक तो ऐसे याद होगा, तुगलक बतूता तो लास्ट में आया था। तो यही इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा।
अब उसके राजाओं के नाम में मैंने बता दिया कि उस टाइम भी पूछ सकता है कि भाई इस टाइम कौन आया था, इस टाइम आया था, मतलब इनके राज्य में कौन आया था। अरल सी जो है हमारे पास किसके बीच का अरल सी मतलब जो फाइट हो रही है और जो सूख रहा है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बारे के बीच में अरल सी। और मेजर चीज़ ये है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, बहुत बड़ा था अब ड्राई हो रहा है, सूख रहा ज़्यादा। ठीक, हिम रेखा स्नो लाइन जो होते हैं संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचाई प्रारंभ पे होती नहीं भाई, यहाँ पे ज़्यादा होता है सियाचिन ग्लेशियर इधर ईस्टर्न पूर्वी हिमालय में, तभी तो बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ पे, थोड़ा सियाचिन ग्लेशियर में टफ है। तो बृहद हिमालय में रेंज में उत्तरी ढलान की तुलना में दक्षिणी ढलानों पर हिम रेखा का ऊंचाई आरंभ होता है। तो ये हो जाएगा बी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है रोरिंग 40s, गरजता 40, फ्यूरीज 50s और श्रिंकिंग 60s जो होती हैं ये वो वेस्ट जो पावरफुल वेस्टर्ली विंड्स होती हैं और जो सदर्न हेमिस्फीयर में बहती हैं वही होती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महासागर की लौटता मतलब सैलिनिटी के बारे में बताइए। हेलोक्लाइन जो सर निर्मित है वो किस लिए है। देखो सबसे पहले एक रीज़न होता है जहाँ पे गहराई के साथ साथ सैलिनिटी भी बढ़ती जाती है, वही एक रीज़न है। 64 में यही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं मैंग्रोव्स वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ होगा। अब देखो मैंग्रोव का जो वनस्पति लवण और ताजे तरल के मिश्रण दलदली भूमि पे उगती हैं, बिल्कुल सही ये बात है। और बटरेस रूट होते हैं तो ठीक है, पुस्ता जड़रें होती हैं, तभी ये सॉइल इरोजन करके बचाती हैं उससे। एक्सटेंड टू एंटायर ईस्टर्न, पूरे भारत में संपूर्ण पूर्व तट पे फैली होंगी, कहीं भी गैप नहीं होगा, तो यही स्टेटमेंट गलत है, यही हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं 66 पे। घटते आयन के क्रम में वायुमंडलीय गैसों का संदर्भ में करिए। यहाँ पे एक कैच है, देखो अब मैं बता रही हूँ। पहला ए है, बी है, तो हमें पता चल गया वो नाइट्रोजन सबसे पहले आएगा, तो इसको काट दिया, इसको काट दिया। अब आते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कुछ लोग देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मार दिए, गलत है भाई। क्यों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन सबसे ज़्यादा CO2 से भी ज़्यादा होता है, तो मार्क कर लेना इसको। ये भी एग्जामिनर जानता है वो आपकी हमारी कमजोरियाँ कहाँ पे हैं, वो वहीं पे वो ट्रैक करता है और हम फंस जाते हैं, और फंस के आंसर हम गलत करके और सिलेक्शन करवा देते हैं। 67 देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन जो है सॉइल इरोजन के सही अनुक्रम है। देखो सबसे पहले एक बूंद आता है, स्प्लैश, जो बूंदी होती है, जब बूंदी होती है ना ऐसे आती है ना स्प्लैश, तो स्प्लैश सबसे पहले आएगा, तो स्प्लैश सबसे पहले आएगा। फिर आता है सरफेस इरोजन, फिर एक सीड ये वाले सरफेस जाती है, फिर आती है रिल पतली लाइन, फिर गली इतना बड़ा, तो ये हो जाएगा बी आंसर। जो गायर होती है ओशनोग्राफी में वो क्या होती है, सिस्टम सर्कुलेटरी जो करंट्स होती हैं गायर्स होती हैं, ये होती हैं बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा मेगा डाइवर्स संबंध में सही है। तो देखो मेगा डाइवर्स में विश्व में कम से कम 5000 जो प्रजातियां हैं, स्नातिक प्रजातियां होंगी वो होती हैं, तो सही है। ऐसे दर्ज करने के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए सीमा के और तंत्र होना चाहिए, मतलब इकोसिस्टम जो है बाउंड्री वो मरीन इकोसिस्टम पे होना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ मेगा डाइवर्स कंट्रीज नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो भी मरीन ओशन सिस्टमेटिक नहीं है, तो तीनों सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 पे बोलते हैं निम्नलिखित में से हिमालय पर्वत श्रेणियों पे बताइए। तो हमें ट्रिक पता है, कलेजा पार, तो पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये, तो हमारे पास आंसर तो आ गया। तो कलेजा में सेकंड आ जाएगा, कलेजा, लद्दाख, तो 2-1 यही हो जाएगा आंसर। और डंकन पैसेज जो होती है हमारे जो वो है छोटकू अंडमान एंड निकोबार का, बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, उसके बीच का है डंकन पैसेज। अब आते हैं NPCI के बारे में बोल रहा है, द्वारा ब्लॉकचेन जो पे हुई थी, फॉल्कन नाम है उसका। ये ग्रैप्स क्या होता है भाई, फ्रूट्स और ये सब तो नहीं होगा ना। तब 73 अगस्त 2023 में भारत रिजर्व बैंक जो है उस टाइम जमा करने के लिए जो वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये देखो सबसे कॉमन सेंस है कि हमारे पास एक नाम याद होना चाहिए, कोई भी ऐसा हो तो यूनिक नेम हो। तो उद्गम जो है ना वो थोड़ा अलग है, क्योंकि उत्साह, सरगम, उद्गम सबसे अलग है, तो यही होगा आंसर। उद्गम इन्होंने लॉन्च किया था। सितंबर के 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर यूनिट्स जो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडेक्स के NPCI के बारे में, उस टाइम हमारे पास कौन सी रैंक आई थी, 87। तो इतने इंपॉर्टेंट हैं, पर क्या पता वो क्योंकि हमारे पास लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर्स तो पूछे जा सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं भाई, उसका कोई भरोसा नहीं है। चैलेसिस द्वारा जारी किया गया 154 देशों का ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स जो 2023 को किया गया है, वो किसको किया गया है, तो वो किया गया पहला
ठीक है। अब आते हैं हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने एनपीसीआई, अभी भी आती हैं और ये कॉमन क्वेश्चन है, पंकज त्रिपाठी जी, अब हम ऐड देखते हैं 2023 में, अक्टूबर 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो अल्बानिया को हटा दिया। ग्रे लिस्ट बता दी हुई, ये इकोनॉमिकल सेंक्शंस लगाते हैं, सेंक्शंस। मान लो किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो ब्लैक लिस्ट में तो कोई भी उसके यहाँ ना कोई एक्सपोर्ट करेगा ना इम्पोर्ट होगा, कोई भी ट्रेड व्यवहार नहीं होंगे, वो चीज़ें होती। तो अल्बानिया को, अभी पाकिस्तान को भी हाल में उस टाइम किया गया था, ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, क्योंकि टेररिज्म का इशू था, अभी भी कर ही देना चाहिए था। 78 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संगठन भारत के रिवॉर्ड प्रोग्राम को सहायता प्रदान करता है। तो रिवॉर्ड जो प्रोग्राम को वो करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण चीता प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है, और टाइगर कंजर्वेशन की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, तो ये है हमारे पास राजेश बंसल जी हैं, उसके अध्यक्ष चुने गए, नियुक्त किए गए, ठीक। अब आते हैं निम्नलिखित में से किस देश के बहुपक्षीय नौसेना जो कमांडोज एमनेक का आयोजन किया गया था, तो ये इंडोनेशिया के साथ किया गया था, मैनियाक। हाल में ही हेलमंद नदी के पानी का उपयोग करने के लिए दो देशों के बीच में कौन कौन से दो देश हैं जिसके बीच में ये झपट हो गई है, और ये बहुत ही नामी देश हैं, ईरान और अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच में हेमनद नदी के लिए विवाद हुआ है, हिंसक विवाद हो गया। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष संगठन के जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीमाओं को ताज़ा भोजन उगाने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए सफलता का एक उद्धार करना पड़ेगा, तो ये भाई चीन करेगा। वो सोचो उस टाइम खाने की बात पे पहुँच गया, फ्रेश फूड बाउंड्रीज पे, बताओ। गार्डन सेंजाओ 16 जो मिशन है, मतलब सेंजाओ जो 16 मिशन है वो उसके बारे में बोल रहा है। नहीं, चीन नहीं करेगा, नासा, चीन नहीं करेगा, सॉरी, क्योंकि मुझे लगा सेंजाओ के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ये नासा करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुली क्रिएट किया है स्पेशली है, सबसे पहले नासा, फिर उसके बाद चीन आती है। सेंजाओ 16 जो है उस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करिएगा। विचार करते, चीन ने हाल में ही सेंजाओ जो है उसकी शुरुआत की है, तो हाल में उसकी शुरुआत जापान द्वारा की गई है, गलत है। क्यों? क्योंकि उसने बोला चीन है, सेंजाओ ने की है ना। इसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पूर्णतः परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है, तो केवल 2 ही आंसर से हो जाएंगे। सेंजाओ नाम से होता है ना कि हाँ जापान हो सकता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया, चाइना का नहीं किया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2022 का दिया हुआ है वो किसको मिला हुआ है, तो चौथे, तो उसके स्टेट में बोला है मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है। जल पुरस्कार में उड़ीसा के गंजाम जिले को सर्वश्रेष्ठ, और गंजाम जो होता है ना, एक गंजम करके वो है, आर्ट एंड टेक्सचर में, तो उड़ीसा का याद कर लीजिएगा, तो दोनों स्टेट में सही हो जाएंगे। पैट्री ऑर्पो के निम्नलिखित किस देश का प्रधानमंत्री जो हैं वो चुने गए हैं, वो फिनलैंड के पैट्री ऑर्पो। तो जो पेस्ट्री खाते हैं, तो पेस्ट्री जो है हम फन के साथ खाते हैं, तो ऐसे याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो प्लस ग्रुप का सदस्य नहीं है, भारत नहीं है भाई। अभी हाल में स्वीडन वो किया था, उसके पहले यूक्रेन की तबाही हो गई थी, तब से हो ही जा रही है। यूएस स्वराज स्कीम के संदर्भ में अधिकतम किसके प्रतिशत सब्सिडी पाई जाती है, 25% की सब्सिडी पाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है, तो ये की गई है कुशीनगर में। देवदरी और राजदरी जलप्रपात जो है निम्नलिखित किस स्थान पे हैं, तो चौंदली में है। वुमेन पावर लाइन जो है वो 2012 जो आई थिंक 12/12/2012 में की गई थी, हाँ शायद 15/12/2012 में की गई थी, इसमें कन्फ्यूज़न है, पर बी वाला ज़्यादा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन जो 2021 में उत्तर प्रदेश द्वारा धार्मिक व्यक्तियों को आरंभ की गई है, तो मजदूरों के लिए की गई है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें की गई। निम्नलिखित में से अयोध्या में कैबिनेट जो हुई थी बैठक में हाल में ही धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव को गठन करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, तो उपयोग सभी के लिए की होगी। माँ पटेश्वरी देवी पटन, अयोध्या तीर्थ वाले के लिए, सुख तीर्थ वाला सबके लिए, विकास परिषद के लिए। निम्नलिखित में से किस जगह के लिए देव दीपावली, तो भाई बनारस, ऑब्वियस ही बात है। हमारे लिए बोल रहा है कि ऐसी कोई स्टार्टअप फोरम जो 2024 में मार्च में हुआ था, कहाँ आयोजित किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया किस में समलैंगिक, तो यार इसमें ये तो पिछले वाले में भी था समलैंगिक, थाईलैंड में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस फिलिस्तीन पीएम के रूप में किसे, फिलिस्तीन के जो पीएम हैं उनके किसके रिश्त में किया गया है, तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा करदफा, तो ऐसे याद कर लेना, मुस्तफ़ा और फिलिस्तीन। तो फिलिप्स जो कंपनी है मुस्तफ़ा फ्री में दे रही है, मुफ्त में दे रही है चीज़ें, तो ऐसे याद कर सकते हैं बस। अब आते पहले बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किसने प्रोसेस टाइम पावर आइकन अवार्ड जीता है, तो विजन जैन ने जीता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चीनी सत्र जो 2024-25 के गन्ना का जो चीनी लाभकारी 340 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया, भाई फेयर रेन्यूमेटिव प्राइस जो होते हैं गन्ने के लिए की जाती है, तो गन्ने के लिए किया गया है, ठीक है, हाँ सही है। चीनी सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अवधि के लिए किया गया है,
फाइनेंशियल ईयर्स तो गलत थी शुगर सेशंस का, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। हाल ही में करंट अफेयर्स है, तो हाल ही में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाल ही में जो जारी उपयोग सर्वेक्षण, मतलब उसके बारे में बोल रहा है, रेफरेंस टू द रिसेंटली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में बोल रहा है। तो कौन सा कथन कंसीडर करना है, तो उसमें से कौन सा कथन सही बोल रहा है, मतलब सही है। ऊपर इतने सारे स्टेटमेंट हैं, सारे तो 99 का हो जाएगा, सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। भारतीय स्टेट द्वारा बैंक रिपोर्ट जो जारी है, SBI जारी करता है, रिलीज़ किए 2024 फरवरी का रिलीज़ किया है। तो उसमें से कौन कौन से कथन सही दिए हैं, तो सफल जो ये इतने सारे परसेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 रुपये के करेंसी नोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 2000 के जो करेंसी नोट्स हैं, तो इसने 2000 करेंसी नोट्स की इतने परसेंट वापस आ चुके हैं, ठीक है। नोट स्टिल लीगल टेंडर, नोट इज स्टिल लीगल टेंडर, नहीं स्टिल तो नहीं है, हो ही चुका है। करेंसी नोट्स बदला जा सकता है, तब हो गया, तो केवल 1 सही है। कथन सिर्फ और सिर्फ एक सही है। रूस भारतीय निर्यातित वस्तुओं का भुगतान भारतीय रुपये में प्राप्त करता है, ठीक है, प्राप्त करता है। जो भारतीय बैंकों के संचालित रुपये वस्तुओं खातों में जाता है। रूस इस प्रकार के जमा रुपये को उपयोग में निम्न प्रयोग कहाँ कहाँ उपयोग करता है, ठीक है। तो भारत के आयाती वस्तुओं के भुगतान हेतु, हाँ, जब उसके ये वाला हम जो पैसा भेज रहे हैं, तो हम डॉलर्स में नहीं भेज रहे, रुपीज़ में, तो वो बस स्टोर कर रहा है वॉस्ट्रो अकाउंट में। देखो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास इंडिया है और रशिया है, हम डॉलर्स की जो डॉलेशन है, डी डॉलेशन का इफेक्ट है कि भाई डॉलर बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, हाइप बना के रखे हैं और मार्केट को अनस्टेबलाइज कर देता है। तो मान लो हमने कुछ सामान उनसे ख़रीदा, तो हमने पैसे दिए उनको, तो वो पैसे अपने वॉस्ट्रो अकाउंट में रख लेंगे। इन्होंने कुछ रूबल्स दिए, तो हम अपने अकाउंट में रख लेंगे, तो ये रखे रहेंगे। फिर हम जब कोई चीज़ एक्सचेंज करेंगे, तो फिर हम एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये यूज़ तो कर ही सकता है ना भारत की आयाती वस्तु के। भारत की अधिरोचना परियोजना में निवेश में इक्विटी बाजार में निवेश कर सकता है, सरकारी प्रतियोग के लिए भी कर सकता है, चारों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए ये चीज़ें बोला है और कहाँ कहाँ खुल के मंजूरी कर दी गई है, तो सारे में ही की गई है। श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर, जर्मनी, UK, यही देते। चाइना तो नहीं करेगा ना भाई, कुछ ऐसा दिया ही नहीं है। अब आते 104। निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत में कंपनियों के साथ मिलकर माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर की जो अनुमति दे दी गई है, तो इसमें किसके साथ अनुमति दी गई है, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कार्य, नेसा इलेक्ट्रॉनिक कार्य और ये स्टार माइक्रो, तो सभी के साथ कर दी गई है। राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण है, पीरियड लेबर सर्वे जो आई है, रिपोर्ट रिलीज बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वाज दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज 15 ईयर्स इन दिस कंट्री। तो 105 वाले का बोल रहा है कि कौन सा हो जाएगा, तो 3.1 जो परसेंट से है, कितनी 2023-24 के अनुक्रम अनुमानों के देश में बागवानी फसलों का उत्पादन कितने का रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो इतने मिलियन टन का। भारत सरकार स्वीकृत नवीन ई वाहन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बोला कौन सा कथन सही नहीं है और बाकी मतलब सही होंगे, देख लेते हैं। ई वाहन 15 मार्च 2024 की ठीक है, इसका जो सीमा इतने रुपए की गई, ठीक है। कंपनी को 3 वर्ष के भीतर भारत में विनिर्माण इकाई की स्थापना करने के ई वाहनों का विनिर्माण प्रारंभ करना पड़ेगा, ठीक है। और ई कारों के लिए है भाई, केवल क्यों, और स्कूटी जो ई स्कूटी आ रही हैं, ई बाइक्स आ रही हैं, उसके लिए नहीं होगा। तो देखो कितने कॉमन सेंस से हो सकता है। 108। संगम डिजिटल जो ट्विन है उसके बारे में बताना है। तो यह एक पहल है, तो प्राकृतिक समाधान प्रदान करती है, सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। करंट अफेयर्स इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2024 में भारत विश्व में सबसे बड़ा स्टार्टअप करने वाला है वो कौन सा है, तो तीसरा स्थान बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 110 वाले में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कर लीजिए। चाय, कॉफ़ी, कोको और ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि कौन सी हैं जो प्लांटेशन क्रॉप्स है। रबर भी है, काजू भी है, सुपारी भी है, पॉपटेन है, ये सारी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिएगा अभी कथन और कारक पर विचार करिएगा। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है, मतलब एक्सप्रेस प्रदेश जाना जाता है, ठीक है। एक्सप्रेसवे की संख्या और कुल लंबाई दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश सबसे पहला, बिल्कुल, गोरखपुर में ही सबसे लंबी स्टेशन भी है, स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो पहला वाला सही है। अब आते हैं 112 में। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के निम्नलिखित में से तथ्यों पर विचार करिएगा। तो प्रधानमंत्री जो गंगा योजना है क्रियाक्रम वाला, तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। गेल के द्वारा की गई है, और ये हल्दिया बोकारो धमरा पाइपलाइन निर्माण कर चुका है, तो सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। भले फैक्चुअल है पर स्टेटमेंट सारे ही सही हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर ये देख लीजिए कौन किया है। 113 देख लेते हैं। 113 में क्या बोल रहा है, जो भारतीय रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कॉरिडोर पर विचार करिएगा, ठीक है। विचार करते हैं। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, इसमें से कौन सा केंद्र सरकार कॉरिडोर पर अंतरिम बजट में हिस्सा नहीं है, तो ये पेरिशेबल प्रोजेक्ट्स जो कॉरिडोर है, ये वाला हिस्सा नहीं है, मतलब केवल 2 और सारे हिस्सा हैं,
ये बंदरगाह सब वाले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं कौन कौन से सही सुमेलित हैं। वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जन योजना बिल्कुल उसी लिए किया गया था। कल्चरल के लिए गुरु शिष्य परंपरा हुआ था। सोशल इंक्लूजन बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इकोनॉमिक इंक्लूजन, तो सारी सही हैं, 114 में सारी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत दिया हुआ 115 बोल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। पीएम जनमन के बारे में बोला है, जनजाति प्रधानमंत्री योजना के बारे में बोला है, तो ये एक जनमन के लिए बोला है, तो वो जनजाति मतलब जनजाति के लिए ये पीएम जनमन है। अल्पसंख्यक जो है पीएम विकास किया गया है, हाँ, जो माइनॉरिटीज़ के लिए किया गया। वंचित आदिवासी समूह जो पीवीटीजीज़ के लिए, तो ये किया गया, तो तीनों सही हैं। तो इसमें से बोल रहा है 115 में तीनों में जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही, सुमेलित नहीं है। तो जो वंचित है ना पीवीटीजीज़ के लिए, आदिवासी डिसएडवांटेज हुई है। अल्पसंख्यक के लिए जो है ये हो जाएगा, तो जनजाति के लिए पीएम जनमन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और प्राइम मिनिस्टर जी हो जाएगा। एक मिनट, तो सारे सही हैं, अभी बताती हूँ उसको। 115 ये क्वेश्चन का पता नहीं कैसे पूछा है, बट देखते हैं। पीवीटीजीज़ के लिए तो था डिसएडवांटेज वाला, तो इसको रखते हैं, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके आंसर्स को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहोम जो लाचित बोरफुकन है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। 125 की फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के लिए किस जिले में किया गया? असम के किस जिले में किया गया? तो जोरहाट जिले में किया गया है। सीबीआई के बारे में बोल रहा है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई अंतर्राष्ट्रीय अपराध को निपटाने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर यूरोपोल के साथ किया गया है। तो यूरोपियन के साथ जो पुलिस है वो यूरोपोल कहलाती है ना। अब आते हैं, इसमें बोल रहा है प्रेसिडेंट ऑफ भारती, मतलब 118 में करंट अफेयर्स की चीज़ें पूछी हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा सही है, मतलब सुमेलित कौन सा सही नहीं है ये बोल रहा है। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं, तो ये ऋतुराज दिया हुआ है। नवनीत की स्पेलिंग तो ये होगी, नवनीत सहगल जी हैं। चेयरमैन ऑफ एनसीएसटी जो 338 का ए होता है वो किशोर मकरवाना है। एनटीपीसी के डायरेक्टर रविंद्र कुमार हैं, ये भी है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ए वाला जो है सही सुमेलित नहीं आंसर हो जाएगा। इसरो ने कर्नाटक के चौकलेरू में एरोनॉटिकल जो ATR है अपने किस रियूजुअल लॉन्च को व्हीकल को वो किया है? तो कौन से रियूजुअल लॉन्च को किया है? पुष्पक को किया है ना, वो क्या नाम क्या है, पुष्पक, ये सब चीज़ें नाम रखता है इसरो। स्पेन के कार्लोस अल्कराज के किस हराकर इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट किसने जीता है? तो उन्होंने जीता डेनियल मेदवेद ने। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ जो आयोजन कहाँ किया गया है? जो स्टार्टअप का महाकुंभ जो है वो कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने की ये इसमें याओंडे डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो किस देशों में करने के लिए किया गया है? तो मलेरिया के लिए। मलेरिया बहुत ज़्यादा अफ्रीका देशों में है। और देखो सबसे मेजर चीज़ है ना, ये ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिसीज़ आते हैं, ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिसीज़ TDN। होता ये है ना कि जो हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे थोड़े टेम्परेचर हाई होते हैं तो मलेरिया की प्रॉब्लम बढ़ती है, बट जो टेम्परेट रीजन्स है जैसे यूरोप और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मलेरिया की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वो वैक्सीन ही डेवलप नहीं करते हैं क्योंकि वो खर्च नहीं करते। हमारे यहाँ रिसर्च के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे उतने नहीं है, फंड नहीं होता था, तभी हमने बहुत सारे वैक्सीन अभी हाल में पूछा गया MM1 करके वैक्सीन बहुत सारे ईजाद किए हैं। पर अफ्रीका जैसे देश और भी जो गरीब कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब डेवलपिंग इन द सेंस लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, वो नहीं कर पा रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस वाणिज्य बैंक ग्राहकों से जमा लेने की प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो कौन से वाले से लगाया गया है, ये प्रतिबंध लगाया गया है? तो 122 में B हो जाएगा। EU स्मॉल फाइनेंस जो है इसके किया गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें पता है ना कि नॉर्मल जहाँ पे जो चीज़ें हम अप्रोच नहीं कर पाते उसके लिए रिस्पेक्ट में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम राज्य में रेल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिएगा। प्रधानमंत्री 26 जनवरी 1900 रंगोपा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। रंगोपा जो फेमस था रेलवे स्टेशन पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी के पास सेवाकों में रंगपुर तथा निर्माण 45 किलोमीटर रेल लाइन की हिस्सा होगी। इस रेलखंड का 14 सुरंगें तथा पुल होंगे। बिल्कुल सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी इरविन पैक्ट आया है, मतलब 125 में गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण, उसका जो समझौते में ये सब चीज़ें शामिल थी। सविनय आंदोलन को हटा लो, फिर केवल उन कैदियों को रिहाई की जाएगी जो वो वापस जो हिंसा जिन्होंने नहीं आरोप नहीं था, तो 1 to 4, तभी तो सुखदेव उन लोगों को फांसी दे दी गई थी। भारत में ब्रिटिश
मतलब औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने गिरमिटिया मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, हाँ निभाई थी। तो पहला लॉर्ड चैमफोर्ड की युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती का प्रस्ताव समर्थन नहीं किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, उस टाइम उन्होंने समर्थन तो नहीं किया था। तो उस टाइम जो पहला वाला जो युद्ध हुआ था, बता रही हूँ मैं, सेकंड वाले में युद्ध में नहीं किया था, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि उस टाइम लगभग महात्मा गांधी या सभी जो हमारे जो नरम दलियों थे ना, उनको विश्वास था कि हम अगर हम अंग्रेज़ों का सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमें सपोर्ट में कुछ ना कुछ देंगे या कुछ चीज़ें हो जाएंगी, तो उसमें समर्थन किया था, ये गलत हो जाएगा। भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को औपनिवेशिक शासकों द्वारा अवैध घोषित किया गया था। बिल्कुल, वो सॉल्ट को वो करने के लिए, तो नमक का कानून तोड़ने के लिए। तो 1 और 3 स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। पर देखो इस टाइम तो युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हाँ बोल दिया था, प्रथम अगर बोला होता। सेकंड वाले में हमने मना किया था। पोस्ट चेक जो क्रिप्स मिशन आया था, उस टाइम बोला गया था कि यार वो वॉर में साथ दे दो और हम बाद में आपको जो चीज़ें मांगोगे हम दे देंगे। तो पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था महात्मा गांधी ने। तो सेकंड वाले में उन्होंने नहीं किया था, पहले वाले में किया था। 1813 का चार्टर एक्ट में बोला है, क्या बोल रहा है 1813 का जो चार्टर एक्ट है, बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसमें चाय के व्यापार और चीन के साथ छोड़कर सभी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही है। इसने अपनी कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश कानून की संपूर्णता दावा की थी। बिल्कुल 1, 2। और इस भारत के राजस्व अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। भाई पहले से ही रेवेन्यू का था, उस टाइम थोड़ी ना आई थी। ठीक है, तो 1 और 2 हो जाएगी स्टेटमेंट सही। अब आते हैं 128। अब आते हैं 128। तब बोल रहा है कि इसमें मैच द फॉलोइंग करने कि कौन किसके अध्यक्ष उस टाइम के थे। ठीक, तो देख लेते हैं। सबसे पहले सर तेज बहादुर सप्रू जो थे वो अध्यक्ष ऑल इंडिया लिबरल फाउंडेशन के थे। केसी नियोगी जो संविधान सभा के थे सदस्य थे। पीसी जोशी महासचिव कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के केसी जोशी थे। तो ये वाला यूपीएससी का पीवाईक्यू भी रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंदोलन और नेता। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, बिल्कुल। अनटचेबिलिटी लीग के यही थे। ऑल इंडिया किसान सहजानंद सरस्वती जी थे। सेल्फ रिस्पेक्ट नैयर जी थे। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 130। तो 130 में देख लेते हैं, जो बनारस हिंदी कॉलेज का ये हो गया, डंकन ने किया था, जॉनथ डंकन ने। और ये जो था वो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो पहला गलत हो जाएगा ना। कलकत्ता का जो ये जो मदरसा था, ये जो स्टेटमेंट है, जो कलकत्ता का मदरसा विलियम जोन्स ने किया था, ये भी हटा। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है वेलिसली ने किया था, पर ये वेलिसली ने नहीं, लॉर्ड वेलिसली जो की गई थी। तो इससे स्टेटमेंट एक तरह से इस तरह कोई सही नहीं है, पर मैंने आंसर बता दिया। इसका बोल रहे हैं मैथ आ गया है, रीजनिंग मतलब 6:2 ऐसे ही बना हुआ है कि 8:2 में क्या होगा। तो 6 और 2 में देखो, 2 और 2 को किया तो हमने 4 आया, +2 कर दिया तो 6 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई कौन सा रहता, तो अगर 3 × 2 करते और +2 कर देते तो 8 आया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ऐसे अनुपात दिया हुआ, इसको एक ट्रिक है अनुपात निकालने के लिए, यहाँ बता देती हूँ मैं। देखो जो भी यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी ना, उसके पावर पे चढ़ा दो, 1.5 करके चढ़ा दो, और फिर ये जो आएंगी तो 2.05 कर दो। अब बस अब डिवाइड बाई मतलब अपॉन में 1 कर दो, तो अप्रॉक्स 2/1 नहीं आ गया, क्योंकि इसमें 0.5 जाएगा ही ना, तो 0.5 जाएगा तो 1 आ जाएगा टू द पावर, तो ये हो जाएगा 2⁻1 अपॉन 1, 2 ही तो आएगा। तो जब 2 आएगा तो 2⁻1 कह सकते हैं ना रेशियो में, तो यही हो जाएगा ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला 123 में होटल की जो चीज़ें पूछी हैं कि भाई E5 है तो होटल में 12 है और लैम का कोड करो। ठीक है, तो होटल में जो HOTEL, तो सबके नाम मतलब सबके वो लिख लो कि भाई ये ABCD जो होती है ना 1 2 3 ऐसे, तो ये हमें याद होना चाहिए। 8 पे आता है, O 15 पे आता है, और T for 20, T 20 ऐसे याद किया मैंने। E5 पे आता है, और ये जो L है, 1 मिनट 15 हो गया ना, 15 IJKL, तो I for 9 10 11 12, तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 पे आता है। तो ये इसको कर लेते हैं काउंट, तो ये आ जाएगा लगभग, और फिर 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि 5 1 2 3 4 5 इसमें 5 अक्षर हैं, तो बोल रहा है कि 12 आएगा, तो इसका 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये 12 आएगा। अब आते हैं लैम्प पे, जो एक्चुअली में पूछा है लैम्प क्या होगा, तो लैम्प में फिर ऐड कर लेते हैं 12 + 1, ठीक है, 13 + 2,
क्योंकि बी है तो बी है, ठीक है। लैम्ब एम है तो एम का 12, जे के एल एम एन वाला। और फिर इसमें क्योंकि 1 2 3 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28/4 इक्वल्स टू 7। तो आंसर हो जाएगा 133 का, जो हो जाएगा 133 का ए हो जाएगा, सी का 7, ठीक। साधारण ब्याज उधार दी गई है, धनराशि जो है 2 वर्षों में 880 रुपये और 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है, और धनराशि का योग जो है कितने रुपए का होगा। तो ठीक है, साधारण रुपये में दिया गया है ना, तो यदि जो मान लेते यदि मूलधन उधार प्रिंसिपल अमाउंट था हमारे जो पैसे थे वो x हो, और ब्याज का मान लो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% हो, प्रति वर्ष का हो, तो 1 वर्ष के बाद जो एस आई आएगी तो जो 920 है उसमें से माइनस कर देंगे ना 880, तो हमारे पास 40 रुपये आ जाएगी। 2 वर्ष के बाद कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष में 40 में इंटू कर देंगे तो ये 80 आ जाएगी। तो यही बोल रहा है 80 आ जाएगी, तो उसमें से जब 80 आ जाएगी तो 880 जो है पहले 2 वर्ष में आएगी, 880 में से जो दिया हुआ, क्योंकि x + 80 जो है 880 के बराबर कर देंगे ना, क्योंकि उसने वो हमारे पास x जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया था, वो जो पता ही नहीं है। तो x रुपये के जो पैसे आएगी 880 में से 80 रुपये माइनस कर देंगे तो 800 रुपये आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आंसर 800। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही इसका बना देगा, मतलब 64 आना चाहिए। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड जितना प्रैक्टिस आती है उससे होती है। तो देखो पहले क्या करते हैं, 8 - 8 प्लस दिस 64 आ रहा है, तो हमारे पास कौन कौन सी एक्सचेंज करने की आएगी। तो 8 जो है -8 से आया, 8 + 8 आया, अगर मान लो करते हैं और ये बोर्ड मास का रूल लगाया जाएगा ना, तो ब्रैकेट फिर ऐसे चेंज, तो 64 आ रहा है। तो जो 64 आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ देख लेते हैं किससे किससे आ रहा है। तो ये डॉलर वाले से बिंदु से, और ये मल्टीप्लिकेशन से, तो ये तो हमने कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में विषम का जो है वो चयन करिएगा, तो विषम जो है वो चयन कर देते हैं। तो 136 में जो विषम है वो हो जाएगा हमारे पास आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है अन्य संख्याएं किसी का पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 137 पे, पहले 7 जो भी फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनकी कंसेक्यूटिव चीज़ें दी हुई हैं। अब हमारे पास जो घन है क्यूब्स का ज्ञात करिए, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। जो पहले 7 कंसेक्यूटिव नंबर है नेचुरल नंबर के, तो उनके क्रम हमें पता है n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 होता है। बस अब नंबर यहाँ पे n7 दे दिया है, क्योंकि वो 7 क्यूब्स के फर्स्ट 7 क्यूब्स के कंसेक्यूटिव नंबर के औसत के बारे में बात कर रही है। तो अब 7 रखेंगे, 7 + 1 का स्क्वायर अपॉन 4, अब आ जाएगा 7, तो 7 + 1 तो ये हो जाएगा 8 + 1 सॉरी 1, तो 8 का स्क्वायर 7 अपॉन 4। अब 64 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद 7 फिर से बस 4 आ गया, 16 टाइम में कट जाएगा, तो अब आ जाएगा 112, तो 112 राइट आंसर हो जाएगा। एक समूह में 2 पुरुष और 2 महिलाओं 3 बच्चे हैं, ठीक है। पुरुष की औसत आयु 67 वर्ष है और महिला की जो है 35 वर्ष है, बच्चों की 6 वर्ष है। समूह की जो औसत आयु है वो कितनी होगी, तो देखो एक समूह में 2 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष है 2 महिलाएं हैं, तो 67 बोला ना कि औसत आयु पुरुष की ये है, तो 2 लोग हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो 35 की वर्ष की महिलाएं हैं 35 में इंटू, क्यों, क्योंकि 2 वो भी हैं, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 6 बच्चे हैं, मतलब 6 बच्चे जो हैं, बच्चों की 6 वर्ष है, तो जो बच्चे हैं वो 6 वर्ष की हैं, बच्चों की 6 वर्ष है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 6 × 3 करेंगे तो 3 बच्चे हो जाएंगे, और इसमें इन्होंने 6 वर्ष के हैं। तो 3 एवरेज है, तीनों हैं, तो 2 2 4 और 3 7 लोग 7 हो गए ना, तो ये काउंट कर लीजिएगा एवरेज निकालते हुए। टोटल ऑफ जो सम होता है और टोटल नंबर ऑफ लोग होते हैं जो वो करते हैं, तो हो जाएगा 102 7 14 70 35 70 हो जाएगा, 17 18 हो जाएगा। अब आते हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 2 अच्छा, तो 7 आ जाएगा, तो 31 पॉइंट लगभग 71 आ जाएगा, 31.71। एक धनराशि जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 3000 रुपये और 5 ब्याज में इतने रुपए हो जाती है। ब्याज का दर करना है हमें, मतलब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है, तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है ये 3000 रुपये है, और जो राशि जो हमारे पास है ये हो जाएगी, ठीक। देख लेते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो ब्याज आया है हमारे पास वो लगभग आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 540 के अप्रॉक्स आएगा, और वर्ष इसने बोला है 3 वर्ष बोला है, तो जो ब्याज का दर हो जाएगा तो
540 इंटू 100/3000 इंटू 3, तो लगभग आ जाएगा 3 तो 6% के अप्रॉक्स आ जाएगा। 2 ट्रेन जो जा रही हैं पी और क्यू, ठीक है, 2 ट्रेन्स मूविंग टुवर्ड ईच अदर विद स्पीड 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर आवर फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन पी और क्यू। व्हेन दे मीट द सेकंड ट्रेन फ्रॉम द स्टेशन क्यू से मैच कर रही है जब, तो हैज़ कवर्ड 20 किलोमीटर डिस्टेंस देन द फर्स्ट ट्रेन, मतलब 20 किलोमीटर ज़्यादा कर लिया है स्टेशन पी से। व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन, तो स्टेशन के बीच की जो वो दूरी बता रहा है। तो मान लो कि पहली जो ट्रेन दूरी, जो फर्स्ट ट्रेन है उसने एक्स किया है, और दूसरी जो सेकंड की है उसने एक्स प्लस लगभग 20 किलोमीटर ज़्यादा थे ना, देखो इसने बोला 20 किलोमीटर ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 20 है। जब 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो एक दूसरे से मिलने के समान समय में लेती हैं। जब समान समय में लेती हैं तो 45x, क्योंकि स्पीड उनकी यही थी, इक्वल्स टू 800, तो 5x अप्रॉक्स जो आएगी वो 800 आ जाएगी, ठीक। तो मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो आराम से, एक मिनट, x की जो वैल्यू आएगी 160 अप्रॉक्स किलोमीटर आ जाएगी। फिर दूसरी जो ट्रेन की जो तय हो जाएगी, जो सेकंड ट्रेन है वो तो फर्स्ट ट्रेन की निकली, तो दूसरी की हो जाएगी 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है ना, तो 180 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक। दो जो डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच की जो दूरी हो जाएगी, तो 180 प्लस जो 160 जो इसकी आई है, 180 जो इसकी आई है, दोनों ट्रेन की जो दूरी है वो आ जाएगा हमारे पास 340 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे पास 340 किलोमीटर आया है, तो मतलब सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं तो रहने देते हैं। एक और क्वेश्चन 115 वाला क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा रॉन्ग दिख रहा है, मैं बाद में बताती हूँ उसको, ठीक है। या तो उसको करेक्ट करिएगा, मैं या तो आंसर हम लोग पिन में कमेंट बॉक्स कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।